कोरोना के इस काल में डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन आखिर क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये सवाल एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पूछा है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ड्रग कंट्रोलर से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आम लोगों को महंगी दवाइयों की सलाह देने पर गंभीर चिंता जाहिर की। 7 जून को होने वाली अगली सुनवाई में सरकारों को जवाब पेश करना है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि डॉक्टर कंपनीज के ब्रांड क्यों लिख रहे हैं। जनहित याचिका दायर करने वाले वकील वैभव कुमार साहू ने तर्क दिया कि कोरोना संक्रमण के दौर में और अब उसके बाद ब्लैक फंगस जैसी बीमारी लगातार लोगों को घेर रही है। इस बीमारी में एन्फोटेरेसिन B50 mg इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन 2 बार लगाया जाता है। 2 इंजेक्शन की कीमत लगभग 14,000 रुपए पर पड़ती है। डॉक्टर कंपनी और ब्रांड के नाम से इंजेक्शन लिख रहे हैं और इस कारण परेशान और पीड़ितों को महंगाई में यह इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, जबकि ये इंजेक्शन जेनरिक दवाइयों में 269 रुपए का मिल रहा है। वैभव कुमार साहू ने कोर्ट के सामने ऑनलाइन जेनरिक दवाइयों के दाम भी दिखाए, जिसमें ये इंजेक्शंस बहुत कम दाम में मिल रहे हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि दवाइयों के रेट में इतना अंतर आखिरकार क्यों है। ये तमाम सवाल यहां पर पूछे गए हैं कोर्ट की ओर से। अस्पतालों में मेडिसिनों से संबंध बन रहे हैं, इन बिलों को अगर जेनरिक मेडिसिन का जो नियम है उसको तत्काल प्रभाव से एग्जीक्यूशन में लाया जाता है तो ये सारे बिल्स लाखों से कुछ हजारों तक सीमित मेडिसिन साइड में हो सकते हैं। तो मेरे द्वारा माननीय न्यायालय को बताया गया कि ये इंजेक्शन जब ब्रांड साइड में खरीदा जाता है तो तकरीबन 7,000 रुपए का पड़ता है और जब इसको अगर हम जेनरिक साइड में परचेज करें तो इस इंजेक्शन की कीमत 299 से ज्यादा नहीं। तो ये सवाल पूछा गया है कोर्ट के द्वारा कि आखिरकार जब आप दवाइयां लिख रहे हैं, प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो जेनरिक दवाइयां क्यों नहीं दे रहे, ब्रांड उस पर क्यों मेंशन कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर MC मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, सर आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं विभोर कुमार, वकील, ग्वालियर हाई कोर्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा मैं आपके पास आना चाहूंगी सर, क्योंकि कोरोना के इस वक्त में एक परेशानी जो कि आम जनता के सामने पेश आ रही है वो है महंगी दवाइयाँ। अगर किसी के भी घर में कोई संक्रमित हो जा रहा है, आर्थिक तंगी तो परेशानी की वजह बनी हुई है, तो अभी इसी आर्थिक तंगी के बीच जो डॉक्टर्स महंगी दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं, ये अपने आप में गंभीर समस्या है कि अब ऐसे में कहां से पैसे का इंतजाम करे वो लोग। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि ये पहले भी निर्णय हो चुका है कि लोगों को, डॉक्टर्स को जेनरिक नाम जरूर लिखना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन पे और साफ साफ लिखना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं क्योंकि राइटिंग भी बहुत बार डॉक्टर्स की नहीं समझ में आती है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि हर दवाई जो जेनरिक नाम है उसका वो लिखें और बाकी अगर वो किसी ट्रेड नेम को देना चाहते हैं तो उसके लिए कारण बताएं वो कि भाई क्यों उनको, क्या जेनरिक दवाई पे भरोसा नहीं है, क्या उसकी गुणवत्ता पे कोई प्रश्न है। तो ये बातें होती हैं भारत में क्योंकि एक WHO की स्टडी हुई थी आज से बहुत वर्ष पहले और उसमें ये देखा गया था कि 50 से 60% तक दवाइयां स्पूरियस होती हैं पेरिफेरी में। और अभी आपने रेमडेसिविर के केस में भी देखा कि फेक और स्पूरियस रेमडेसिविर की भी सेल हो रही थी। तो ये दोनों बातों का कई बार अवलोकन करना चाहिए क्योंकि ये भी हमने भी देखा है, हमने जेनरिक दवाई कई बार ली है और वो इफेक्टिव नहीं होती है। ये भी हमने स्वयं भी अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके इस बात को देखा है। तो गुणवत्ता एक बहुत बड़ा माध्यम इसका बन जाता है कि कई बार डॉक्टर्स पेशेंट के हित में भी ट्रेड नेम लिखते हैं, लेकिन उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए और ब्रैकेट में कम से कम जेनरिक नाम जरूर लिखना चाहिए जिससे रोगी को ये चॉइस हो कि वो जेनरिक लेगा या ट्रेड नेम वाली लेगा। तो इसमें ये बात बता भी देनी चाहिए कि भाई ये सॉल्ट जो है इसका मैं इस पर ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ये होता है बहुत समय से, जो लोग प्रैक्टिस में होते हैं एक किसी मॉलिक्यूल पे, एक किसी कंपनी के स्पेसिफिक ब्रांड से उनको, जैसे थायरोनॉर्म, थायरोक्सिन, एल्ट्रोक्सिन ये दवाइयां हैं
कई जो थायराइड का रिप्लेसमेंट दी जाती है वो कई कंपनियों की होती है, लेकिन थायरॉक्सिन उसका जो जेनरिक नेम है थायरॉक्सिन, वो हार्मोन होता है। तो आप थायरॉक्सिन भी लिखिए साथ में। अगर आप कहते हो, कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है, एक किसी कंपनी का कोई सॉल्ट माफिक आता है और दूसरी कंपनी का उनको माफिक नहीं आता है, तो ये भी थोड़ा देखना पड़ता है। बट मैं सहमत हूं कि जेनरिक जरूर लिखा होना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन पे, बहुत साफ साफ कैपिटल लेटर्स में। सर, ये बहुत ज्यादा आपने इम्पोर्टेंट बात कही है और कई सारे आपने इसके पीछे वजह भी बताई है। मैं और इस पर चर्चा करूंगी इन डिटेल्ड, लेकिन विभोर कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, याचिकाकर्ता, क्योंकि सर आप ही हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां पर आम मरीजों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं कोविड के इस काल में। अन्य बीमारी जो इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं, और उससे जब हम कंपेयर करते हैं ऐसी सिचुएशन में ऐसी बीमारी को जिसे महामारी घोषित किया गया है, क्या लीगल पर्सपेक्ट है इन तमाम चीजों को लेकर, और ऐसे में क्या कुछ जो नॉर्म्स हैं वो कहते हैं लीगली? हेलो जी जी हेलो जी, मैं आपको सुन पा रहा, अपनी आवाज हाँ, आपकी पहुंच मैं पा रही है। सबसे पहले प्लीज ये जी सर, हाँ, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी सर ने बताया कि जेनरिक दवाइयों के कई बार जो पोटेंसी होती है उस पर सवाल उठते हैं कि वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, कारगर नहीं है, मॉलिक्यूल वैसे नहीं है। ये सवाल कल कोर्ट में भी उठा था। तो कोर्ट का इस पर ये क्या मानना था कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ये उनका काम है कि जो भी मेडिसिन मार्केट में है उनकी पोटेंसी और वो इफेक्टिव है वो उनको चेक करें। अगर कोई दवाई या जेनरिक दवाई अगर प्रॉपर नहीं है और गलत तरीके से मैन्युफैक्चर की जा रही है तो उस पर वो कार्रवाई करें। ये डीजीसीआई का लुकआउट है कि सारी दवाई जो मार्केट में आप ला रहे हैं वो स्पेसिफिक अपनी जो उनकी कंपोजिशन है उसी फुल स्ट्रेंथ में हो। अगर कहीं पे जेनरिक मेडिसिन में अगर कोई कमी है तो वो डीजीसीआई के पार्ट पे कि वो उसको रेक्टिफाई करें। सेकेंडली कि जैसा अभी बताया है कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो प्रॉपरली कई बार अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि वर्ल्ड फोरम में इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया जेनरिक दवाइयों का एक लीडिंग मार्केट है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत पूरे वर्ल्ड की डिमांड सेटिस्फाई करता है जेनरिक मेडिसिन में, तो क्या हम अपने देश की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर सकते? ये सारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक तरीके का नेटवर्क है और उनकी मोनोपोली है कि वो जेनरिक दवाई हमारे देश की मेडिकल स्टोर्स पर आने ही नहीं देते हैं। इसलिए डॉक्टर लिखेंगे भी तो उनको सप्लाई नहीं हो पाएगी। ये मुद्दा भी कोर्ट में उठाया गया है कि अगर पहली बात तो डॉक्टर्स लिखें और सेकेंडली जब इसकी डिमांड हो तो मेडिकल पे भी अवेलेबल हो। इसी के संबंध में पूर्व में कुछ समय ही पहले जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उन्होंने भी सरकार को रिकमेंडेशन दी थी कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसी स्टोर्स हैं, वहाँ पे अलग से रैक्स बनाए जाएं, सेल्स बनाए जाएं, उनको प्रॉपर्ली डिस्प्ले किया जाए और उन पर लिखा जाए कि यहाँ पे जेनरिक दवाई उपलब्ध हैं, जिससे कि पब्लिक को भी पता हो कि सामने जेनरिक दवाई है, हम इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। और कोरोना महामारी के दौरान जब सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि 1 साल से सबका काम बंद है, इनकम ज़्यादातर लोगों की बंद है। हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मिडिल इनकम और लो इनकम ग्रुप है, तो उनके पास वैसे ही 1 साल में पैसा नहीं बचा है। अगर कोई अब सफ़र होता है और वो अस्पताल जाता है तो 2 से 2.5 लाख का बिल आमतौर पे बन रहा है, जो कि मीडिया के द्वारा ही पता लग रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर मेडिसिन जेनरिक साइड में चली जाए तो ये 1-1, 2-2 लाख के बिल जो मेडिसिन साइड पे बन रहे हैं वो 500, 1000 या 10,000 तक सीमित हो जाएंगे। ये मुद्दा भी कोर्ट में उठाया गया। कोर्ट ने इन सब चीज़ों पर चिंता भी जाहिर की कि जब इतनी आसानी से इलाज संभव है, जब जेनरिक मेडिसिनों में आसानी से इलाज हो सकता है और खासकर कोविड की समय में जब हॉस्पिटलों पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, और ये फार्मेसीज पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, तो इन सब को हम रूल आउट कर सकते हैं, अरबों रुपये बचा सकते हैं पब्लिक का, पेशेंट्स का। तो ये सब चीज़ क्यों नहीं की जा रही है? इसी पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए कि जेनरिक मेडिसिन की क्या अवेलेबिलिटी है, कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, इसी के लिए 7 तारीख को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भी VC के माध्यम से हाजिर होने के लिए कहा गया है, जिससे कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकें इस इशू पे। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। 2 पॉइंट्स हैं। जी जी, प्लीज कहिए विभोर जी। हाँ, मैं आपको एक इंस्टेंस और बताता हूँ। अभी तो हम कोविड तक सीमित थे। कोविड के अलावा भी हमने एक रिसर्च किया था, जो जब हमने पिटीशन फाइल की थी तो हमने एक रिसर्च करके कैंसर के ऊपर बताया था कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें जो हम कीमोथेरेपी वगैरह की और अलग अलग मेडिसिन लेते हैं। फॉर इंस्टेंस में हमारा जो रिसर्च था उसमें एक जो टैबलेट होती है कैंसर की, डेस्टेनिप,
जो 70 mg की टैबलेट होती है वो अगर आप स्पाइरसेल कंपनी में लेते हैं तो वो 2,11,000 के आसपास आती है। अभी 1 साल हो गया इस रिसर्च को, तो रेट में डिफरेंस हो सकता है। जबकि आप अगर किसी लो ब्रांड मेडिसिन में चले जाएं, जो मतलब कोई अदर अल्टरनेट ब्रांड में चले जाएं, तो यही 2,11,000 की टैबलेट आपको सिर्फ 1,600 रुपए में मिलेगी। और अगर इस जेनेरिक में जाए तो 1,600 कम में भी मिल जाएगी आपको। ये इतना अंतर आ जाता है यहाँ पर। अगर कैंसर की ट्रीटमेंट में अगर आप जेनेरिक ले आए तो 50,000 में ही आपका पूरा इलाज हो जाए। और इसी अंतर पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है। तो कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने नोट किया यहाँ पर, मैं उस पर डॉक्टर मिश्रा आपसे समझना चाहूंगी। बड़ी बातों का जिक्र किया विभोर कुमार ने। कुछ अहम ये भी है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली भी इस वक्त देखने को मिल रही है, और कई केसेस में देखने को ये तमाम चीज़ें मिली हैं, जहाँ पर जो जेनेरिक मेडिसिन है उसे बाजार में उतारा ही नहीं जाता मोनोपोली की वजह से। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरी एक अहम बात यहाँ पर कही है विभोर जी ने कि ये जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उस हिसाब से वहाँ से मॉनिटरिंग तमाम चीज़ों को करना चाहिए, और इसी वजह से अगर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, कुछ लूप होल्स हो जाते हैं, इसका खामियाजा आम जनता को महंगी दवाइयों के रूप में भुगतना पड़ता है। देखिए, जो ट्रेड नेम वाले दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल ज़्यादा चलते हैं और उसमें मार्जिन भी ज़्यादा होता है, केमिस्ट का मार्जिन भी ज़्यादा होता है जो बेच रहा है दवाई, और कंपनी को भी उस पर लाभ ज़्यादा मिलता है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, फार्मा इंडस्ट्री है, बिजनेस है ये, और इसमें लाभ के ऊपर काम होता है। तो एक्सेसिव लाभ जिसमें होगा वही दवाई बेचेगा केमिस्ट भी। अब मैं जैसे अभी कोविड में जितना भी लिखूं, मैं सबको पैरासीटामोल लिखता हूँ बुखार के लिए, लेकिन कोई मेरे को कहता है मैंने डोलो 650 ले ली, कोई और नाम बता देता है मेरे को। अब वो देखिए, अब मैं जेनरिक लिख रहा हूँ फिर भी उसको दवाई ट्रेड नेम वाली ले रहा है वो, तो ये बिल्कुल होता है। और इसमें चूंकि ट्रेड नेम वाले में मार्जिन ज़्यादा होता है, लाभ उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और वो इसीलिए वो एनकरेज होते हैं बेचने में भी, केमिस्ट भी बेचने में एनकरेज होता है। और कई बार ये भी देखा है हमने, अपने ऊपर भी इसको आजमाया है, दवाइयों को जेनरिक लेकर के। जैसे एम्स में मैं जब था तो हमने एक जेनरिक स्टोर वहाँ शुरू किया था, और कीमत में तो बहुत फर्क होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2 दवाइयाँ मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए ली और दोनों ही इफेक्टिव नहीं थी। फिर हमने ट्रेड नेम वाली खरीदी और वो उससे हमें लाभ हुआ। तो ये देखिए, भारत इतना बड़ा देश है और यहाँ पे आप जानते हैं कि सब नियम कायदे होने के बाद भी, विभोर जी भी इस बात को खूब अच्छे से जानते हैं, कोर्ट कचहरी अपनी जगह, हाई कोर्ट जो मर्जी कहता रहे बैठ के, वहाँ पे कौन सुन रहा है हाई कोर्ट की। और इसके बाद DCGI सारे हर केमिस्ट के पास तो हो नहीं सकता, इतने इंस्पेक्टर नहीं है आपके पास, और फिर वो आप भी जानते हैं इंस्पेक्टर तंत्र कैसे चलता है, ये विभोर जी भी खूब जानते हैं इस बात को। तो हम थ्योरी में तो बहुत बात कर सकते हैं ये, लेकिन इसको प्रैक्टिस में उतारना लगभग असंभव है भारत में, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल जो बात है ये। और इसमें आप अभी आपने देखा रेमडेसिविर का हमारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे थे, हम चैनल्स पे बैठ के ये कह रहे थे कि रेमडेसिविर से कोई लाभ नहीं होता पेशेंट को, ये बिल्कुल भी ट्रीटमेंट को, पेशेंट के आउटकम को इम्पैक्ट नहीं करता है, फिर भी हमारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे थे वो दवाई, आज भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और इतनी आसानी से ये हल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने DCGI ने ड्रग इस्तेमाल की इजाज़त दे दी तो everyone and anyone can prescribe that medicine। और फिर अच्छा, केमिस्ट के पास आप जाइए, वो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं देखते, बहुत बार बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही दवाई दे देते हैं, जबकि कोई एंटीबायोटिक, कोई भी, केवल कुछ ही दवाइयाँ होती हैं जो ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं अपने लिए, जैसे पैरासीटामोल है, दर्द की दवाई आप ले सकते हैं, कुछ मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं ओवर द काउंटर। बाकी सारी दवाइयाँ, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे वो कोविड ये वाले रेमडेसिविर हो, चाहे कोई हो, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती है, ना देनी नहीं चाहिए और दी नहीं जा सकती। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ, जो हम अभी समस्या स्टेरॉइड की देख रहे हैं भारत में कोविड के दौरान, ब्लैक फंगस और ये सब जो चल रहा है, ओवर यूज हो रहा है, अब्यूज हो रही है दवाई, और मिसयूज हो रही है, बिना इंडिकेशन के लोग दवाई ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, उससे कितना नुकसान अब हो रहा है, इतने केसेस इसके आ रहे हैं फंगस के, तो आप खुद समझ सकते हैं लोगों को नुकसान हो रहा है इसमें। फिर भी हमारे यहाँ कुछ भी चीज ठीक करना नामुमकिन नहीं, तो
बहुत मुश्किल जी है। बिल्कुल, ये चैलेंजिंग ज़रूर और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। विभोर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, तमाम चिंता जो कि बहुत ज़्यादा वाजिब है और डॉक्टर मिश्रा भी इस बात का जिक्र करें कि आम लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे इम्पोज करने में या फिर इस व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने में, ताकि आम लोगों को ऐसी दिक्कतें पेश ना आए, सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? सरकार इस लिहाज से क्या कुछ कर सकती है? क्या कुछ आगे गुंजाइश यहाँ से बनती है? मैम, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा और जानना होगा, जो हमारा लीगल नॉलेज भी है, कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ और लिबर्टी तब एग्जिस्टेंस में आ सकता है जब आपको एक स्वस्थ जीवन आपको सरकार दे सके। इसमें आपको जो एसेंशियल जो आपके हेल्थ सर्विसेज हैं और एसेंशियल हेल्थ अवेलेबिलिटीज़ हैं, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। और आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट है तो ये सरकार का फर्स्ट पहला काम है कि वो उसको एग्जीक्यूट कराए। अब जेनरिक मेडिसिन के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी पोटेंसी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल वे में नहीं आ सकते। तो मैम, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि सरकार के, जैसे कि ये हमारा, मेरे पास एक रिपोर्ट है, मिनट्स ऑफ द 81st मीटिंग ऑफ ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड हेल्ड ऑन 29 नवंबर 2018। तो मैम, इस रिपोर्ट में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने स्पेसिफिक सजेस्ट किया था, ये इनके एजेंडा नंबर ये था 7, कि जो जेनरिक मेडिसिन है, जो ऐसे ये भी सवाल उठा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ कंसीडर करके उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी सरकार को कि आप हर प्राइवेट मेडिकल फार्मेसीज़ पे एक अलग से सेल्फ बनाएं, अलग से रैक बनाएं वहाँ पे, और वो डिस्प्ले होना चाहिए और वहाँ सारी जेनरिक मेडिसिन भी रखें। जेनरिक मेडिसिन में कभी नाम नहीं लिखा होता, जैसे कि हम क्रोसिन लेते हैं, कंपोजिशन पैरासीटामोल है, वो सिर्फ ड्रग नेम से ही आएगा, पैरासीटामोल फलाफल इतना इतना mg। तो वो सारी मेडिसिन वहाँ अवेलेबल हों और फिर वहाँ बाकायदा डिस्प्ले किया जाए कि जहाँ पे जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध है, और उनकी लोकल लैंग्वेज में भी लिखा जाए। उसके बाद डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें, और जहाँ वो मेडिकल पे जाए तो वहाँ उसको डिस्प्ले मिले कि यहाँ जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है। सेकेंडली, तो वो उस समय फिर ले पाएगा। हमारे साथ ये दिक्कत है हमारी कंट्री में कि यहाँ सभी लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं। आप सोचें कि पेपरों पे काम कर दिया और एजुकेशन हो जाए, यहाँ आपको नॉलेज भी स्प्रेड करनी होगी। सरकार मेडिकल पे, डॉक्टरों पे कहीं ऐसे डिस्प्लेस लगाए कि जेनरिक मेडिसिन क्या है और इनके इम्पैक्ट क्या है और इनकी रेट में कितना अंतर है। मेडिकल्स पे जाएं तो वहाँ पे डिस्प्ले लगा दिए जाएं, तो ये इस तरीके से कारगर हो सकता है। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उतार ही नहीं सकते जेनरिक को, अगर विल है तो सब कुछ हो सकता है। तभी मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। वो इससे पहले ये अमेंडमेंट नहीं था, 2016 में इंसर्टेशन हुआ कि जेनरिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कंपलसरी है। और जेनरिक मेडिसिन जो एज पर जो प्रोसेस चलता है, जितने भी ऑफ पेटेंट ड्रग हैं, जितने ऐसे ड्रग जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है, अब वो ऑफ पेटेंट हो गए हैं, तो अदर फार्मा कंपनी उसका जेनरिक फार्मूला बनाती हैं और वो मिनिमम रेट में तैयार होता है। और हर मेडिसिन जो ऑफ पेटेंट है उसका जेनरिक फॉर्म बन रहा है, भले हमारे देश में सप्लाई नहीं है, फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि डिमांड है वहाँ पे। तो जब सब चीज़ आपके देश में बन रही है तो ये सरकार का लुकआउट है, ये DGCI का लुकआउट है कि वो उन सब की अवेलेबिलिटी मेडिकल स्टोर पे करवाएं, सुनिश्चित करें, एक ऑनलाइन पोर्टल चालू करें जहाँ कंप्लेंट की जा सके और सबको अवेलेबल कराया जाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये अप्लाई ही नहीं हो सकता। सेकेंडली, पोटेंसी की बात करें कि जेनरिक मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है या नहीं है। आप ऐसी कंपनी को जेनरिक मेडिसिन बनाने ही क्यों दे रहे हैं जो सॉल्ट की प्रॉपर कंपोजिशन नहीं ला पा रही है, उसको आप चलने ही क्यों दे रहे हैं मार्केट पे। सेकेंडली, मेरा कई बार जब डिस्कशन हुआ तो कई बार हमको ऐसा भी लगा कि कई बार फार्मा कंपनी खुद ही जेनरिक मेडिसिन की पोटेंसी लो करके लेके आती है, जिससे कि एक मिथ क्रिएट हो जाए कि जेनरिक मेडिसिन अच्छी नहीं है। आपका वही ड्रग है, वही सॉल्ट है, वही कंपनी है। अब जैसे कि जेनरिक मेडिसिन कोई लोकल कंपनी थोड़ी बना रही है, ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं जो बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं, वो सब बनाते हैं। बस वो उनके पास पेटेंट नहीं है, ड्रग ऑफ पेटेंट है, वो बना रहे हैं, वही उनकी लैब्स हैं, वही उनकी फैक्ट्री है। तो ये कई बार मिथ क्रिएट किया जाता है फार्मा कंपनी की तरफ से कि जेनरिक मेडिसिन में पोटेंसी उतनी नहीं है, मॉलिक्यूल्स ठीक नहीं है और मार्केट में नहीं मिलेंगी। तो ये सब पे सरकार को भी वर्क करना होगा, पब्लिक को भी अवेयर होना होगा, और मेडिकल्स पे और डॉक्टर्स के क्लिनिक पे बड़े बड़े डिस्प्लेस लगाने होंगे कि जेनरिक मेडिसिन क्या है और ये कैसे अवेलेबल होगी और डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ नॉलेज सरकार को भी पब्लिक को देनी होगी, कुछ पब्लिक को भी एक्टिव होना होगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल है और तभी ये कानून बना है, अदरवाइज ये कानून ही क्यों बनाया जाता अगर इम्पॉसिबल होता तो। यानी कि इस पे
काम करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर मिश्रा, उपलब्धता जो कि बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, उपलब्धता सुनिश्चित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि खास तौर पर वैसी मेडिसिन जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आइवरमेक्टिन ले लूँ, जेनरिक वर्जन मार्केट में उपलब्ध है, और अगर कोई भी संक्रमित होते हैं होम आइसोलेशन में और डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो जाकर के मेडिसिन ले सकते हैं। ऐसी कोई अन्य अगर दवा है, अगर उसकी उपलब्धता रहेगी जेनरिक वर्जन में भी, तो आम लोगों को इसका लाभ होगा। इस पर काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं ना, नहीं विभोर जी ने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जेनरिक अगर लोग मांगेंगे तो उपलब्ध होती है, वो देनी पड़ेगी उनको, ऐसा नहीं है, बट उसमें उनको प्रॉफिट कम होगा, तो वो केमिस्ट जो है वो एनकरेज नहीं करता, वो फिर कहता है मेरे पास यही है। बल्कि जबकि रखना तो इनको रखना ही चाहिए। और एक ही दवाई के 3 वर्जन होते हैं सेम कंपनी के, और तीनों की कीमत अलग होती है, ये भी देखने में आता है। वही सेम एंटीबायोटिक उसी कंपनी का जेनरिक नाम से है, उसी कंपनी का एक और नाम से है, एक और नाम से है, और तीनों की प्राइसिंग अलग होती है। तो ये देखिए, नियम कायदे तो भारत में हर चीज के हैं, लेकिन उतने ही यहाँ अनलॉफुल एक्टिविटीज भी बहुत संख्या में होती है। चाहे आप दवाइयों के क्षेत्र में देख लें, चाहे आप यातायात नियमों के पालन के क्षेत्र में देख लें, या अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में हो रहे हैं, आपने रेमडेसिविर ब्लैक में मिल रही है। तो नियम कायदे तो बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन उनका जो कार्यान्वयन है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारा कमजोर पड़ता जाता है। और उतना एनफोर्समेंट जितना होना चाहिए, और उतनी तंत्र नहीं है। अब जैसे कोर्ट्स हैं, कोर्ट में इतने केसेस लंबित होते हैं सालों साल के, और नहीं निपटते हैं। और जबकि कोर्ट बाकी तो आदेश बहुत देते रहते हैं, लेकिन अपना नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, कितने केस निपटा रहे हैं रोज के। तो ये देखिए, हर एक को उपदेश देने वाली बात तो भारत में बहुत चलती है, और यही हो रहा है। बस एक दूसरे पे डाल दो, वो उसके बाद बैठ जाओ। इस पर अगर करना चाहे, विल हो स्टेट का, तो बहुत कुछ किया जा सकता है, हर क्षेत्र में किया जा सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग विल टू डू इट। अगर स्ट्रॉन्ग विल नहीं होगी तो बस चलता है, हर एक क्षेत्र में चलता है तो चल रहा है फिर उसी प्रकार से। ठीक है, विल पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विभोर जी, मैं आपके पास अब ये चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी बीमारी जिसे महामारी घोषित कर दिया गया है, ऐसी बीमारी जिससे आम जनता इस वक्त बहुत ज़्यादा त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, क्या वैसी बीमारी में जो नियम है, जो कानून है, वो क्या कहता है? क्योंकि कई दफ़ा ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेसिफिक ब्रांड का नाम मेंशन कर देते हैं, और केसेस जिस तरीके से आप कह रहे हैं, स्टोर्स का नाम भी मेंशन कर दिया जाता है। ऐसे में अगर महामारी का ये दौर चल रहा है और उस तरीके से ऐसे कोई केसेस निकल कर सामने आते हैं, तो कानून क्या कहता है? मैम, जो कानून को अगर हम लेके चलते हैं, जो इनके प्रिस्क्रिप्शन का मैटर है, उसमें ये लिखा हुआ है शुड प्रिस्क्राइब है कि एवरी फिजिशियन शुड प्रिस्क्राइब। अगर डॉक्टर को, जैसे अभी हम आज की बात कर रहे हैं, आगे नहीं जाते हैं, कि अभी जैसे जेनरिक मेडिसिन का जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है और अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो ऐसे टाइम में महामारी के प्रॉब्लम पे तो डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि उनको पेशेंट को एनी हाउ बचाना ही है। अब जो अवेलेबल है वो उनको लिखना होगा। और अभी हम जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा इंटेंशन ये कि आने वाली जो कोरोना की वेव्स हैं, जो 2 या 3 महीने बाद आएंगी, उसके बाद आएंगी, फ्यूचर में और भी जो बीमारी आएंगी, तो वहाँ हम सजग रहें, हमारे पास प्रोटेक्शन हो कि जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है। राइट नाउ अगर मार्केट में अगर जेनरिक दवा उपलब्ध है ही नहीं, और जो डॉक्टर्स को भी पता है, तो फिर उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, उनको पेशेंट को बचाना है, तो वो जो करेंगे वो जस्टिफाइड होगा। लेकिन अगर हम आज भी नहीं सुधरेंगे, अगर हम आज भी एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा मैम। जी जी बिल्कुल विभोर जी, बहुत संक्षेप में। हाँ, तो जैसे कि हाँ जी मैम, तो ये ज़रूरी है कि जैसे कि अभी सर ने कहा कि लॉ का प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाता है, कानून तो बनते हैं। मैम, यहाँ बात ये है कि जब एग्जीक्यूटिव्स ने और लेजिस्लेचर ने रूल बनाया और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तभी तो हम कोर्ट की शरण में आए हैं कि कोर्ट अब इसकी इम्प्लीकेशन करवाए, इसका एग्जीक्यूशन कराए, क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर ने अपना काम किया लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट फेल हुआ है। और एजुकेशन पार्ट फेल हुआ तो हम कोर्ट की शरण में आए और ये कोर्ट इसको एग्जीक्यूट चुका है। हालांकि अब देखना होगा कि अब जवाब क्या कुछ दिया जाता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।